हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जिस कंडीशन को पढ़ने वाले हैं उस कंडीशन का नाम है फाइलेरिया। ओके, और इसको जो है हम लोग फाइलेरियसिस के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही खतरनाक डेंजरस सा डिजीज है। हो गया तो समझो जिंदगी बर्बाद हो जाता है किसी भी इंसान का। अगर हम लोग इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानना चाहेंगे तो ये समझो कि एक मच्छर तुम्हारे पूरे जिंदगी को तबाह कर सकता है। अगर वो मच्छर जो है तुम्हारे शरीर में अपने ओम्स को जो है फिलेरिया वॉर्म्स को जो है इंट्रोड्यूस कर दिया तो समझ लो तुम्हारा जिंदगी जो है तबाही मच जाएगा। ओके, ये एक ऐसा डिजीज है जो तुम्हारे बॉडी में तो रहेगा लेकिन तुमको सिम्टम शो नहीं करेगा लगभग 6-7 साल तक, उससे ज्यादा भी। और जब सिम्टम शो करना शुरू करेगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। डेट इज द रिवर्सिबल डिजीज। ये डिजीज कभी कभी जो है इंसान के स्क्रोटम में हो जाता है, और स्क्रोटम जो है लगभग 8 से 10 केजी का हो जाता है। तुम समझ सकते हो, स्क्रोटम एक इंसान का 8 से 10 केजी का हो जाए तो वो इंसान किस तरीके से अपना काम करेगा, या फिर अपने वर्क पे जाएगा, या फिर जो है वो लाज से जिंदा रहेगा। समझ सकते हो कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। एक खासियत और है इस कंडीशन का कि इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए जो हम लोग ब्लड सैंपल लेते हैं वो हम लोग को रात में लेना पड़ता है, क्योंकि ये पैरासाइट जो है वो रात में ही जो है ब्लड में फ्लो करता है, बाकी के समय जो है अपने लिम्फेटिक सिस्टम में जाकर के जो है घुसा हुआ रहता है। अब सोच लो ये बीमारी कितना खतरनाक हो सकता है। यहां पर जो पिक्चर दिख रहा है, जिस इंसान का पैर जो है इतना बड़ा हो गया है, एक हाथी के पांव की तरह हो गया है। अब तुम ये सोचकर जो है अंदाजा लगा सकते हो कि ये आदमी किस तरीके से अपना दिनचर्या का काम करता होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और यहां पर जो है हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमको इस लेक्चर में जो है फाइलेरिया के बारे में क्या क्या चीजें को पढ़ना है। ओके, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग जो है इंट्रोडक्शन को देखेंगे, फिर डेफिनेशन को देखेंगे कि आखिर फाइलेरिया का डेफिनेशन क्या होता है, एटियोलॉजी देखेंगे कौन कौन से काउजेज हैं, कौन कौन से पैथोजेंस हैं, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है पैरासाइट का, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मींस साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलता है, पैथोजेनेसिस क्या होता है, किस तरीके से जो है वो वर्म आता है या फिर मॉस्किटो आता है और तुमको जो है पूरे तरीके से बीमार कर देता है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखेंगे, डायग्नोसिस क्या क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है जिसमें जो है हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट को भी देखेंगे, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ फिलेरियोसिस, किस तरीके से जो है फिलेरियोसिस का प्रिवेंशन किया जा सकता है। तो इतने सारे चीज को जो है आज हम लोग जो है अच्छे तरीके से देखेंगे। तो हम लोग फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और यहां पे हम लोग जानते हैं फाइलेरिया का इंट्रोडक्शन। आखिर जो है फाइलेरिया वर्ड जो है आया कहां से, पहली बार कहां से सुनाई दिया। तो यहां पर जो है जो डिजीज है, जो कंडीशन है जिसका नाम है फाइलेरियोसिस, ये एक वर्ड से आया जिसको बोलते हैं फाइलम, और ये एक लेटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लेटिन वर्ड है। तो फाइलम वर्ड से बिना फाइलेरियोसिस, और फाइलम वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फाइलम वर्ड का मीनिंग होता है थ्रेड। ओके, ये क्या है? That is the meaning। तो फाइलम वर्ड का मीनिंग होता है थ्रेड। तो यहां पर क्या कह रहा है कि विच रेफर्स टू द थ्रेड लाइक अपीयरेंस ऑफ द पैरासाइटिक वर्म डेट काउज द डिजीज। मतलब जो है जिस वर्म के कारण जो है ये डिजीज होता है वो वर्म जो है कुछ थ्रेड के तरह दिखता है। ठीक है, किस तरीके से दिखता है? थ्रेड के तरह दिखता है, इसलिए इस डिजीज का नाम जो है फाइलेरिया दिया गया। ओके, अब यहां पे फाइलेरियोसिस कैसे होता है? तो यहां पे एक सिंपल सा फंडा है कि जब भी जो है हम किसी के पीछे आईएसिस लगाते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इट्स कॉमनली यूज्ड फॉर मेडिकल टर्मिनोलॉजी। किस लिए? पैथोलॉजिकल कंडीशन और डिजीज के लिए जो है हम लोग आईएसिस लगाते हैं, काउज्ड बाय स्पेसिफिक एजेंट एंड फिलेरियर वर्म्स, जो भी हो सकता है। तो अगर ये कंडीशन है, ये डिजीज है, तो उसके आगे हम लोग आईएसिस लगा देते हैं, तो फाइलेरिया से फाइलेरियोसिस बन जाता है। ओके, सिंपल सा फंडा है, तुमको समझाने का मैंने कोशिश किया है। ओके, अब नेक्स्ट कर रहा है कि फाइलेरिया इज ए पैरासाइटिक डिजीज। क्या है ये? ये एक पैरासाइटिक डिजीज है। किसके कारण होता है? इन्फेक्शन के कारण होता है, और फिलेरियल वर्म्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? फिलेरियल वर्म्स के कारण होता है, विच आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द मॉस्किटो बाइट। और जो है ये मॉस्किटो के द्वारा जो है ट्रांसफर किया जाता है, कैरी किया जाता है, और वो तुमको आके काटता है, और वहां से ही जो वो उसमें जो है क्या करता है? वर्म को इंट्रोड्यूस कर सकता है। ओके, तो डेट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइलेरिया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और एक सिंपल सा डेफिनेशन देखते हैं जिसको तुम याद कर सकते हो। ओके, तो डेफिनेशन क्या होगा फिलेरियोसिस का? ए ट्रॉपिकल पैरासाइट। ये एक क्या है? ट्रॉपिकल पैरासाइटिक इंफेक्शन है
caused by various thread-like parasitic roundworm and their larva। ठीक है, ये जो है थ्रियड लाइक पैरासाइटिक जो होता है राउंडवर्म्स और उसके लार्वा के कारण होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटो बाइट्स, मॉस्किटो के काटने से ट्रांसमिटेड होता है, जो कि हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अफेक्टिंग द लिम्फेटिक सिस्टम एंड काउजिंग स्वेलिंग और क्रोनिक डिसेबिलिटी। ठीक है, क्या होता है ये, इसका मेन कारण होता है कि सीधे जाके जो लिम्फेटिक सिस्टम पे अटैक करता है। ओके, और लिम्फेटिक सिस्टम पे अटैक करता है, वहां पे जाके अपना अंडा बच्चा बनाना शुरू करता है और वहां जाके जो है लिम्फेटिक सिस्टम में पूरा स्वेलिंग कर देगा और क्रोनिक डिसेबिलिटी काउज कर देता है। ओके, दैट इज द सिंपल डेफिनेशन। ओके, और यहां पर जो है हम जो चित्र देख रहे हैं, यहां पे जो पिक्चर देख रहे हैं, ये यहां पे शो हो रहा है लिम्फेटिक सिस्टम का। ओके, अब लिम्फेटिक सिस्टम का वर्क क्या होता है ये पता है तुमको? तो लिम्फेटिक सिस्टम का जो एक सिंपल सा काम होता है कि वो जो है शरीर में एक्सेस प्रोटीन को, एक्सेस फ्लूइड को जो है स्टोर करके रखता है और जब भी सेल को जरूरत पड़ता है वो जाकर के जो उसको लौटा देता है। दूसरा काम करता है इम्यून सिस्टम का काम करता है कि जितने भी लिम्फ सेल होते हैं उसको लिम्फ नोड के माध्यम से फिल्टर करता है। ओके, तो ये सारे काम होते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम्स के होते हैं। अब यहां पे अगर हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है ये तुमको पता होना चाहिए और मैं बहुत बार बता भी चुका हूं, तो एक बार फिर से बता देता हूं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जब तुम्हारे बॉडी के अंदर घुसता है, कोई भी पैथोजन जो है जब तुम्हारे बॉडी के अंदर एंटर होता है, उसके बाद वो जो भी काम करना है करेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम, ओके, फर्स्ट टाइम जो है जब वो साइन एंड सिम्टम्स को शो करेगा किसी भी कंडीशन का, किसी भी बीमारी का, तो वो होगा उसका इंक्यूबेशन पीरियड। मींस वो पीरियड जब पैथोजन का इंटर हो और जो साइन एंड सिम्टम्स शो करे, इस दोनों के बीच का जो पीरियड होगा उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, और अगर हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड का बात करें इस फिलेरियोसिस डिजीज का, तो यहां पे कह रहा है कि 8 मंथ टू 16 मंथ, क्या बोल रहा है, 8 मंथ टू 16 मंथ जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ड्यूरिंग विच द लार्वा मैच्योर, और इस बीच में क्या होता है, लार्वा जो है मैच्योर होता है, जो मॉस्किटो आके घुसेड़ दिया था वह मैच्योर होगा और वहां पर जो एडल्ट वर्म्स बनना शुरू हो जाएगा, छोटे छोटे अंडा से जो है बड़ा बड़ा होना शुरू हो जाएगा और ये बड़ा होते होते क्या करेगा, ये डैमेजिंग करेगा हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को, पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को जो है ये डैमेज करके रख देगा, खास करके लिम्स का या जहां पर भी जो है वो जाएगा। ओके, तो ये होता है एक सिंपल सा डेफिनेशन और एक ओवरव्यू मैंने तुमको देने का प्रयास किया। कितना समझ में आया नीचे कमेंट जरूर करना है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पे देखते हैं व्हाट इज द एटियोलॉजी ऑफ फिलेरियोसिस। ओके, मींस काउजेस क्या है इसका, तो सिंपल सा काउज है और जो है तुम 10th में पढ़े होगे या फिर 12th में पढ़े होगे, तो इसका जो काउजेटिव एजेंट है वो है कौन, लिम्फेटिक फिलेरियोसिस, लिम्फेटिक फिलेरियोसिस। और पहला जो बहुत ही पॉपुलर है उसका नाम है उचेरिया बैंक्रॉप्टी। ठीक है, क्या है, उचेरिया बैंक्रॉप्टी, जो कि मोस्ट कॉमन है, 90% केसेस में जो है यही देखने को मिलता है। आई थिंक तुमको ये याद होगा। नेक्स्ट होता है एक ब्रुगिया मलाई। ओके, नेक्स्ट होता है ब्रुगिया टिमोरी। ओके, तो ये है उचेरिया बैंक्रॉप्टी, ये है बुर्गिया मलाई। तो इसको तुम देख करके जो है दिमाग में रख सकते हो। देखो, याद करना नहीं होता है, एक दिमाग में पिक्चर बनाना होता है कि अच्छा ये कंडीशन है, इसके कारण हो रहा है। पढ़ने में मजा आना चाहिए, जब पिक्चर सामने चलता है तो मजा आता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द एपिडेमियोलॉजी ऑफ फिलेरियोसिस। अब बोलोगे कि एपिडेमियोलॉजी यहाँ पे क्यों पढ़ना है, तो ये जो है एमएसएन का भी टॉपिक है और जो है कम्युनिटी का भी टॉपिक है, तो बार बार क्यों पढ़ना, एक ही बार जो है अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब कहां कहां जो है ये पाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका रीजन जो होता है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया लाइक एशिया, अफ्रीका, वेस्टर्न पैसिफिक एंड पार्ट्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हाई प्रिवलेंस इन कंट्री सच एज इंडिया। देखो, हाई प्रिवलेंस बहुत ज्यादा मात्रा में इंडिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, ये सब में पाया जाता है, मींस जो गरीब देशों में पाया जाता है। अब तो जो है इंडिया से लगभग जो है फिलेरिया खत्म ही हो गया है। ठीक है, लेकिन अभी भी जो है तुमको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों में भी देखने को मिल जाएगा तुमको। ओके, नेक्स्ट यहां पे है प्रिवलेंस। अगर प्रिवलेंस का बात करें तो अप्रोक्सीमेटली कितना, 120 मिलियन केसेस वर्ल्ड वाइड। तुम समझ सकते हो 120 मिलियन केसेस वर्ल्ड वाइड है
और 40 मिलियन इंडिविजुअल जो है एक्सपीरियंसिंग क्रोनिक डिसेबिलिटी, और 40 मिलियन इंडिविजुअल जो है अभी झेल रहा है क्रोनिक डिसेबिलिटी। अगर पैर ही मोटा हो गया, ठीक है, तो कैसे चलेगा, कैसे काम चलेगा। और अधिकतर जो है इसलिए बीमार होकर के मर जाता है क्योंकि वो पैसा ही नहीं कमा पाता है, अपने परिवार का देखरेख भी नहीं कर पाता है। ओके, या तो एलिफेंटाइटिस हो जाएगा या फिर जो है हाइड्रोसील में जो है यहाँ पे डिसेबिलिटी देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, तो स्प्रेड बाय मॉस्किटो बाइट, ठीक है, मॉस्किटो के काटने से होता है, पार्टिकुलरली फ्रॉम स्पीसीज सच एज कुलेक्स मॉस्किटो, एनोफिलीज एंड एडीज के काटने से होता है। ओके, एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर भी काउज करता है, लाइक स्टेग्नेंट वाटर, है ना, स्टेग्नेंट वाटर जहां पर भी रहेगा, जहां पर भी पानी जमा रहेगा, वो आएगा वहां पे अंडे बच्चे देंगे, वही जो है फिलेरिया को लेकर जाएगा तुम्हारे बॉडी में एंटर करेगा। तो भाई साफ सुथरा रहने का। ओके, फिर यहाँ पे कह रहा है कि पुअर सैनिटेशन अगर रहेगा तो फैसिलिटेट होगा ट्रांसमिशन। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड्स को देखते हैं। यहाँ पे ट्रायड्स पे 3 चीज को शो किया जाता है। पहला एजेंट, मींस एजेंट कौन है, होस्ट कौन है और इन्वायरमेंट कौन है। तीनों बता चुका हूं, एक अच्छा से देख लो। फिलेरियल वार्म होगा जो कि उचेरिया बैंकराप्टी, बुर्गिया मलाई, इटीसी। तो नेक्स्ट हम लोग होस्ट का बात करते हैं कि किस किस में होता है। तो पहला डेफिनेटिव होस्ट होता है ह्यूमन, एंड नेक्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट होता है मॉस्किटो। इंटरमीडिएट होस्ट मतलब इंसान और उस ओम के बीच का जो मेन पिलर का काम करता है, ठीक है, आदान प्रदान का जो काम करेगा यही है वो मॉस्किटो। सबसे खतरनाक ये बच्चा है ना। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट का अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल रीजन है विथ हाई मॉस्किटो डेंसिटी, पुअर सैनिटेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी काउज करता है। पैसे नहीं रहेंगे तो घर का साफ सफाई नहीं होगा, है ना, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो है मेन फैक्टर्स हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फिलेरियोसिस। ओके, तो सबसे पहला जो यहाँ पे आ रहा है वो है रिकरेंट फीवर विथ चिल। अब जो क्या है ना कि एक चीज ध्यान से समझते हैं कि आखिर ये वर्म जो है हमारे बॉडी के अंदर घुसा, इंटर किया, तो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को तो पता लग जाना चाहिए था कि किसी ने इंटर किया है, और उसी समय जो है बॉडी में टेम्परेचर हाई हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? तो ये जो वर्म है ना इतना ज्यादा शातिर है, इतना ज्यादा म्यूटेंट हो जाता है, म्यूटेंट होकर के लिम्फेटिक सिस्टम में घुस जाता है कि तुम्हारा बॉडी का इम्यून सिस्टम भी जो है पता नहीं लगा पाता है कि कोई अंदर घुसा भी है। ओके, लेकिन यहां पे क्या होता है कि जैसे ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, तुम्हारे ब्लड में आना शुरू हो जाएगा, तब यहां पे रिकरेंट फीवर शो करना शुरू करेगा। क्यों शो करेगा? क्योंकि बॉडी को लग जाएगा कि किसी ने इंटर किया है। तो काज्ड बाय बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स करेगा ड्यू टू फिलेरियल इन्फेक्शन। ओके, लिम्फेटिक सिस्टम से जो है जब बाहर आएगा तो ये वाला शो करना शुरू करेगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे देखने को मिलता है स्वेलिंग विथ रेडनेस इन लिम्स। तुम्हारे लिम्स में जो है स्वेलिंग देखने को मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगा। देख सकते हो इस फिगर को, क्या कंडीशन हो गया है इसके लिम्स का। ओके, जरूरी नहीं है एक में, ये दोनों में भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे क्या करा, इन्फ्लामेशन ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स बाय एडल्ट वर्म लीडिंग टू लिम्फेडेमा। अब क्या होता है कि जो तुम्हारा लिम्फेटिक वेसल्स है, ओके, लिम्फेटिक वेसल्स में जो है वो वर्म्स जाता है, वहां पे पूरा जो है वहां पे क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और रिप्रोडक्शन करके इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा लार्वा हो जाता है, इतना ज्यादा मात्रा में भर जाएगा कि तुम्हारे उस लिम्फेटिक वेसल को ही ब्लॉकेज करना शुरू कर देगा। ठीक है, और जो लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है, एक्सेस फ्लूइड को स्टोर करना। अब मान लो एक्सेस फ्लूइड स्टोर है और ये जो है ब्लॉक करके धर दिया, तो मतलब वहां से फ्लूइड निकलेगा भी नहीं। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है कि इन्फ्लामेशन ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक वेसल के ब्लॉकेज के कारण जो है इन्फ्लामेशन हो गया है बाय एडल्ट वर्म्स लीडिंग टू लिम्फेडेमा। लिम्फेडेमा जो है इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है वह है इरेथीमेटस रेसेस। यहाँ पे जो ये रेसेस देखने को मिलता है, एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन ट्रिगर्ड बाय फिलारियल एंटीजन। फिलारियल एंटीजन के वजह से जो है यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है, जिसको इरेथीमेटस रेसेस बोलते हैं। लाल लाल कलर का जो है चत्ता चत्ता सा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है पेन इन वेरियस ऑर्गन। तुम्हारे बहुत सारे ऑर्गन में जो है अचानक से पेन होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू इन्फ्लामेशन और प्रेशर फ्रॉम लिम्फेटिक ब्लॉकेज। हर जगह पे जो है लिम्फेटिक ब्लॉकेज हो जाएगा, लिम्फेटिक वेसल्स में जो है ब्लॉकेज हो जाएगा, तो वहां पर जो है तुमको पेन करना शुरू कर देगा। ओके, तुमको मतलब पेशेंट को, तुमको हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको। ओके, तो ये फिलेरियोसिस वाले पेशेंट को,
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है वो है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया क्या होता है? एलर्जिक रिएक्शन लीडिंग टू इची रेड वेल्ट्स ऑन द स्किन। अब तुम देख सकते हो कि किस तरीके का जो है यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने पिक्चर इसलिए लगाया ताकि थोड़ा सा दिमाग में तुम भर सको कि किस तरीके का होता है, इमेजिन एटलीस्ट कर सको। ओके, इसलिए जो मैंने यहाँ पे पिक्चर भी डाला है ताकि समझ पाओ। ठीक है, तो अर्टिकेरिया एलर्जिक स्किन रिएक्शन होता है ड्यू टू इची रेड वेल्ट्स ऑन द स्किन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहाँ पे होता है कंजक्टिवाइटिस एंड एलिफेंटाइसिस। अब एलिफेंटाइसिस तो तुम लोग जानते ही हो, हाथी पांव। एलिफेंट का मतलब क्या हो जाता है? हाथी। और एलिफेंटाइटिस का मतलब हो जाता है कि हाथी की तरह जो है पांव हो जाना, बॉडी हो जाना। और कंजक्टिवाइटिस भी देखने को मिलता है यहाँ पे, कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन। कह रहा है कि क्रोनिक लिम्फेडेमा काउज टिश्यू थिकनिंग एलिफेंटाइसिस, वो तो तुम जानते हो पैर में हो जाता है। व्हाइल फिलेरियल इन्फेक्शन में एल्सो इन्फ्लेम द आई कंजक्टिवाइटिस, और जो है आंख में भी जो है ये इन्फेक्शन काउज करेगा और वहां पे इन्फ्लामेशन काउज कर देता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे सेवंथ देखते हैं जो कि प्लूरिसी। प्लूरिसी जो है इसी का सिम्टम्स है, इन्फ्लामेशन ऑफ द प्लूरा। व्हाट इज प्लूरा? क्या होता है प्लूरा? लंग कवरिंग। लंग का जो कवरिंग होता है उसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। तो लंग्स कवरिंग ड्यू टू इम्यून रिस्पॉन्सेस काउजिंग चेस्ट पेन एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी। तो यहाँ पर जो है प्लूरा में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जैसा कि तुम पिक्चर में देख रहे हो। यहाँ पे क्या है? इन्फ्लाम्ड प्लूरा जो है यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, इन्फ्लाम्ड प्लूरा है, ये नॉर्मल प्लूरा है, ये इन्फ्लाम्ड प्लूरा है। ओके, तो लंग्स के प्लूरा में जो है इन्फ्लामेशन हो जाएगा इम्यून रिस्पॉन्सेस की वजह से, काउजिंग करेगा चेस्ट पेन एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी देखने को मिलता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और 8 नंबर पे पाल्पेबल लिम्फेटिक वेसल्स, थिकेंड लिम्फेटिक वेसल। जो लिम्फेटिक वेसल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? थिकेंड हो जाएंगे, मोटा हो जाएंगे और पाल्पेबल हो जाएंगे, मतलब उसको जो है दाबोगे तो दबेगा वो, ड्यू टू इन्फ्लामेशन एंड फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस की वजह से और इन्फ्लामेशन की वजह से जो है ये सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहाँ पे जो है 9th आता है इनलार्ज टेंडर लिम्फ नोड्स। जो इंसान है उसके लिम्फ नोड जहां जहां पर भी होंगे वो इनलार्ज देखने को मिलेगा, ये यहां वाला सीन है। ओके, तो लिम्फ नोड जो है बिकम स्वेलन हो जाएगा एंड पेनफुल ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल। इन्फ्लामेटरी सेल के एक्यूमुलेशन के कारण जो है वो स्वेलन हो जाएगा। ओके, तो डेट्स ऑल आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये जो है साइन एंड सिम्टम बहुत लंबे समय के बाद देखने को मिलता है। शुरुआती दौर में तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि क्या घुसा है। आराम से जो है फिलेरियल वार्म जाता है, उचेरिया बैंक्रोप्टी जाता है, आराम से रहता है, नहाता धोता खाता पीता और मौज करता है। और जब सोचता है कि अब जो है इसको तंग करना है तो समझ लो साइन एंड सिम्टम दिखना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहां पे देखते हैं व्हाट इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ फिलेरियोसिस। आखिर जो इसका डायग्नोसिस क्या क्या होता है, किस तरीके से हम पता लगा पाते हैं कि यहां पर जो है कौन कौन से बीमारी हुआ है या फिर फिलेरिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहला आता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। हम लोग जो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड स्मीयर टेस्ट करेंगे कलेक्टेड एट नाइट। देखो इसका एक सिंपल सा फंडा है, रात को ही हम ब्लड कलेक्ट करते हैं। क्यों रात को ब्लड कलेक्ट करते हैं? क्योंकि ये जो फिलेरिया वार्म होता है ना वो रात को ही ब्लड में निकलता है, ताकि मच्छर रात को आए और लेकर के जो है दूसरे में जाके पहुंचा दे, और दिन भर सांस से लिम्फेटिक वेसल में घुसा हुआ रहता है। तो यहीं पे कह रहा है कि ब्लड स्मीयर को जो है कलेक्ट करते हैं नाइट में और स्टेंड विथ गाइजमा टू डिटेक्ट माइक्रोफिलारी, जो कि गाइजमा के द्वारा स्टेंड होता है और माइक्रोफिलारी को जो है हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एंटीजन डिटेक्शन जो है फिलेरियल वार्म का एंटीजन को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं किसके द्वारा? इलिसा के द्वारा, रैपिड टेस्ट के द्वारा फॉर फिलेरियल एंटीजन, स्पेशली फॉर उचेरिया बैंक्रोप्टी। उचेरिया बैंक्रोप्टी को टेस्ट करने के लिए जो है एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट जो है यहाँ पे किया जाता है, जो कि इलिसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी डिटेक्शन। एंटीबॉडी डिटेक्शन में क्या आएगा? सेरोलॉजिकल टेस्ट फॉर फिलारियल स्पेसिफिक एंटीबॉडी। फिलारियल स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को टेस्ट करने के लिए जो है एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट भी यहाँ पे होता है। अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और अल्ट्रासाउंड में एक मस्त चीज देखने को मिलता है। जब अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं तो वहां पे लाइव एडल्ट वर्म्स देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं फिलारियल डांस साइन। फिलेरिया जो है डांस करेगा। ओके, इस पिक्चर में जो है तुम देख सकते हो यहाँ पे जो फिलारियल डांस साइन जो है देखने को मिल रहा है। कहां पे? लिम्फेटिक सिस्टम में। नेक्स्ट है पीसीआर। पीसीआर टेस्ट डिटेक्ट फिलेरियल डीएनए। ठीक है, अगर फिलेरिया होगा वहां पे उसका डीएनए देखने को मिलेगा इन ब्लड और टिश्यू में भी। फिर एक नेक्स्ट आता है लिम्फो
सैंटिग्राफी इवेल्युएट लिम्फेटिक सिस्टम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डिस्फंक्शन। अगर जो है लिम्फेटिक सिस्टम में किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो उसमें जो है हम लोग जो है एक ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है इसिनोफिल काउंट। इसिनोफिल काउंट क्या होता है? एलिवेट इसिनोफिल। अगर तुम्हारे बॉडी में जो है इसिनोफिल जो है बढ़ जाएगा इन सीबीसी, अगर जो है कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं तो ये होता है कि किसी न किसी तरीके का पैरासाइटिक इन्फेक्शन तो हुआ है। ओके, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो देखो होता क्या है ना, सबसे पहले हम लोग सीबीसी करवाते हैं या फिर छोटा मोटा टेस्ट करवाते हैं। अगर उसमें भी कुछ नहीं मिला तो फिर बड़ा बड़ा टेस्ट करवाते हैं, मलेरिया करवा लेंगे, डेंगू करवा लेंगे। जब उसमें भी कुछ नहीं मिलता तो फिर ये सारे टेस्ट भी करवाया जाता है कि शायद ये है क्या। फिर नेक्स्ट आता है क्लिनिकल असेसमेंट। क्लिनिकल असेसमेंट में जो है एग्जाम फॉर लिम्फेडेनोपैथी एंड लिम्फेडेमा और एलिफेंटाइटिस। तो यहां पर जो ये सब चीज का जो है हम लोग टेस्ट करते हैं और ये सारे चीज जो डायग्नोसिस है जिसके वजह से जो है हम लोग जान पाते हैं कि हाँ तुमको फिलेरिया हुआ है, तुमको मींस पेशेंट को। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहां पे देखते हैं व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ फिलेरिया। आखिर ये फिलेरिया जो है किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर घुसता है और घुसने के बाद जो है मस्त से दहशत मचाता है। ओके, तो इसका शुरुआत जो है एक छोटे से मच्छर से होता है। किससे होता है? एक छोटे से मच्छर से होता है। ये मच्छर साहब आएंगे और तुमको जो है इन्फेक्ट कर देंगे, ठीक है, डस लेंगे और सारे वर्म्स को, लार्वा को जो यहाँ इंटर कर देंगे। ओके, तो बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, उसके बाद जो है डिपोजिट ऑफ L3 लार्वा इनटू ह्यूमन स्किन, ह्यूमन के स्किन पर जो है L3 लार्वा को जो है अंडर डाल देगा। ओके, नेक्स्ट होता है लार्वल माइग्रेशन। लार्वा क्या करेगा? माइग्रेट करेगा एक जगह से दूसरे जगह। तो कहां से कहां करेगा? तो L3 लार्वा इंटर लिम्फेटिक वेसल्स, ये सीधे दौड़े दौड़े जाएगा और लिम्फेटिक वेसल्स में जो है घुस जाएगा, एंट्री कर जाएगा एंड मैच्योर इनटू एडल्ट वर्म, और वहां जाके मैच्योर करेगा, बड़ा होगा, अच्छा बड़ा आदमी बनेगा। वहां पे क्या हो जाएगा? एडल्ट वर्म्स बन जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे एडल्ट वर्म जो है यहाँ पे बन रहा है। ओके, नेक्स्ट यहां पे क्या होगा? एडल्ट वर्म जो है रिसाइड इन लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में जो है रिसाइड कर जाएगा और काउज करेगा लिम्फेटिक डैमेज एंड ऑब्स्ट्रक्शन। इतना ज्यादा वहां पे मल्टीप्लिकेशन करेगा कि वहां पे लिम्फेटिक डैमेज होना शुरू हो जाएगा और वहां पर जो ऑब्स्ट्रक्शन काउज करेगा। मतलब इतना जनसंख्या बढ़ा दो कि ब्लड वेसल्स नहीं, लिम्फेटिक वेसल्स को ही जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर दो। ओके, अब यहां पे नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है? इसके बाद का स्टेज में फिर माइक्रोफ्लेरी प्रोडक्शन होगा। अब वो अपना जो है लार्वा प्रोड्यूस करेंगे, तो एडल्ट वर्म प्रोड्यूस माइक्रोफ्लेरी, माइक्रोफ्लेरी का प्रोडक्शन होगा वहां पे और सर्कुलेट इन ब्लड स्ट्रीम प्राइमरली एट नाइट। और जैसे ही जो है माइक्रोफ्लेरी जो है प्रोडक्शन होगा वो सर्कुलेट करेगा ब्लड स्ट्रीम में। किस समय? नाइट के समय, क्योंकि वो भी जानता है कि कब हमको सर्कुलेट करना है। नाइट के समय सर्कुलेट करेगा तभी तो मच्छर आएगा और ब्लड से उसको लेके जाएगा। ओके, तो नाइट के समय जो है सर्कुलेट करेगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट में यहां पे आता है इम्यून रिस्पॉन्सेस। ओके, जैसे ही जो है वो ब्लड में जाएगा, कौन? माइक्रोफ्लेरी, यहां पे इम्यून रिएक्शन जो है देखने को मिलेगा और होस्ट इम्यून रिएक्शन के कारण जो है इंफ्लामेशन काउज करेगा और यहां पे लिम्फेडेनाइटिस एंड लिम्फेनजाइटिस देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो है क्रोनिक डैमेज होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? अब यहां पे इन्फ्लामेशन तो होना शुरू हो चुका है, इन्फ्लामेशन शुरू हो चुका है और इस कारण से प्रोलोंग्ड ऑब्स्ट्रक्शन, क्रोनिक डैमेज कब होगा? प्रोलोंग्ड ऑब्स्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा दिन तक जो है लगातार अगर लिम्फेटिक सिस्टम के लिम्फेटिक वेसल में जो है ऑब्स्ट्रक्शन काउज करेगा तो इस कारण से क्या होगा? लिम्फेडेमा होगा जो कि तुम यहाँ पे देख रहे हो, एलिफेंटाइसिस होगा, फाइब्रोसिस ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो यहां तक इस तरीके से जो ये स्टेप बाय स्टेप जो है ये बढ़ते जाता है और उसके बाद क्या होता है? ट्रांसमिशन साइकिल। अब एक इंसान को ये हो चुका है, फिर क्या होगा? ये उसके ब्लड में आना शुरू हो जाएगा। ओके, ब्लड में आना शुरू हो जाए क्या? माइक्रोफ्लेरी। तो मॉस्किटो इंजेस्ट माइक्रोफ्लेरी, फिर से ये मच्छर साहब आएंगे, फिर से इसको जो है इंजेस्ट करेंगे अपने मुंह के अंदर और जो है फिर जो है जाकर किसी को काट लेंगे और उसके बॉडी के अंदर जो इंजेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो माइक्रोफ्लेरी डेवलप इनटू R3 लार्वा इनटू मॉस्किटो। तो जो है ये मच्छर लेता है उसमें माइक्रोफ्लेरी होता है और माइक्रोफ्लेरी जो है उसके पेट में जाकर करके जो है L3 में डेवलप होता है।
ठीक है, ये लेवल है L1 L2 L3, और L3 मतलब जो है पूरे तरीके से डेवलप हो जाता है किसी को इंजेस्ट करने के लिए। उसके बाद जो है मॉस्किटो के हेड में सलाइवा में आकर के रहता है, और जैसे ही जो है मॉस्किटो काटेगा वो जो इन्फेक्शन को स्प्रेड कर देगा। तो डेट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस फिलेरियोसिस। इस तरीके से एक मच्छर जो है एक इंसान को हिजड़ा बना देता है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है जो कि जो तुमको नेट पर मिल जाएगा। यहाँ पे किस तरीके से है, मॉस्किटो ने जो है वो यहाँ पे इंटर करवा दिया क्या चीज, L3 को स्किन पे काटा, फिर ह्यूमन स्टेज आएगा, ह्यूमन स्टेज में जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है डेवलप हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा। मेच्योर होने के बाद जो है एडल्ट इन लिम्फेटिक्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, ये जो है माइक्रोफिलेरी को जो है क्या करेगा, जनरेट करेगा, और जैसे ही माइक्रोफिलेरी जनरेट होगा ये ब्लड चैनल में जो है सर्कुलेट करेगा, माइग्रेट करेगा, ब्लड सर्कुलेट में जाएगा, फिर से यहाँ पर जो है मॉस्किटो आएगा, फिर इस L3 को उठा के लेके जाएगा। ठीक है, L3 को उठा के लेके जाएगा, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, माइक्रोफिलेरी सेड सीथ पेनिट्रेट मॉस्किटो मिडगट एंड माइग्रेट टू थोरेसिस मसल। तो माइक्रोफिलेरी जो है वो क्या करेगा, मॉस्किटो के मिडगट में जाकर के जो है वहां पे उसको पेनिट्रेट करेगा, और फिर करके माइग्रेट कर करके जो है फिर उसके थोरेसिस मसल्स में आ जाएगा, और यहां से फिर जो है L1 लार्वा बनेगा, L3 लार्वा बनेगा, और फिर L3 लार्वा जो है माइग्रेट करेगा कहां पे, उसके हेड में एंड मॉस्किटो के प्रोबोसोसिस में, और फिर जाकर के फिर से इंसान को काटेगा, फिर से फिलेरिया होगा। अभी तो उतना देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक समय था जब फिलेरिया का इतना प्रकोप था कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो है इंसान जो इससे ग्रसित हो रहा था। अब समझ लो तुम्हारे मोहल्ले में ही जो है एक इंसान ग्रसित हो जाए, उसी को जो है फिर से दूसरा कोई आएगा, दूसरे को काट लेगा, दूसरे को लेके फिर से काट लेगा, और 5-6 साल तक तुमको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तुम डायग्नोसिस करवाओगे नहीं, तुमको पता चलेगा नहीं, पता चलेगा नहीं, जब तक तुमको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा, और इस बीमारी का इलाज है नहीं। ठीक है, पूरे तरीके से इलाज इसका नहीं है। ओके, लेकिन जो है हम लोग फिर नेक्स्ट चलेंगे, और यहां पे देखते हैं व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ फिलेरियोसिस। लो, अब हमको बीमारी का इलाज भी देखना है, तो क्या लगता है तुमको इलाज है इसका? देखो, ज्यादा इलाज नहीं है, अगर जल्दी पता चल जाता है तो चांस है, लेकिन जो एक बार हो गया तो भाई हो गया। ओके, तो मैनेजमेंट का अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ मेडिकेशंस आता है, जैसे कि जो है एंटी माइक्रोफिलेरी। ठीक है, एंटी माइक्रोफिलेरी में जो है यहाँ पे आएगा, पहला क्या आता है, डाइथाइल कार्बामेजाइन, DEC, जो क्या करता है, किल करता है माइक्रोफिलेरी को, एंड सम एडल्ट वर्म्स को भी जो ये किल कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्या है, इवरमेक्टिन एंड एल्बेंडाजोल, ये क्या करता है, इनहांस करता है ट्रीटमेंट इफिशियंसी को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है एंटी हिस्टामाइन, NSAIDs, ये जो है दर्द वाला है। ठीक है, रिड्यूस इचिंग, स्वेलिंग एंड पेन, ये सारे मेडिकेशन जो है हम लोग पेशेंट को देते हैं, और एक बात सिंपल है कि डेट्स ऑल आर द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, सिम्टम्स के हिसाब से जो है हम लोग उसको देते हैं, क्योंकि देर हो चुकी होती है। ओके, कुछ कुछ जो है इसका सर्जरी भी होता है। अगर सर्जरी का बात करें तो एक सर्जरी यहाँ पे दिया गया है, डिबल्किंग सर्जरी। डिबल्किंग सर्जरी में क्या होता है, फॉर सीवियर केसेस ऑफ एलिफेंटाइसिस, ठीक है, इसका हाथी पांव हो जाता है, तो रिमूव एक्सेस टिश्यू, जो एक्सेस टिश्यू है जो बड़ा हो गया है उसको कट करके निकाल दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट होता है हाइड्रोसील सर्जरी, और हाइड्रोसील सर्जरी किसका होगा, जिसके हाइड्रोसील में जो फिलेरिया हो जाएगा। तो फॉर फिलेरियल हाइड्रोसील, फ्लूइड इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम में जो है फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में, 10-10 kg का स्क्रोटम देखने को मिलता है, इतना खतरनाक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और वो है सपोर्टिव केयर। तो सपोर्टिव केयर क्या कर सकते हो, हाइजीन रख सकता है इंसान, स्किन केयर कर सकता है, प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन उसको ना हो उसका भी ध्यान रखना होता है, इलिवेशन एंड कंप्रेशन फॉर लिम्फेडेमा, जो पैर को जो उठा के रखना होता है और वहां पे कंप्रेस करके रखना होता है, ये सारे चीज होते हैं जो सपोर्टिव केयर होते हैं। और सबसे अच्छा होता है वेक्टर कंट्रोल। ओके, वेक्टर कंट्रोल करो, इंसेक्टिसाइड्स, बेड नेट्स लगा के सोना है, जिसको कहते हैं हम लोग मच्छरदानी। नेक्स्ट है ब्रीडिंग साइट मैनेजमेंट। ब्रीडिंग साइट मैनेजमेंट हमको करना है जहां पर जो है मच्छर हो सकते हैं, जिस साइट पर जो है वो अपने अंडे बच्चे को दे सकते हैं, उसको नामो निशान हटा देना है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं व्हाट इज द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ फिलेरियोसिस। तो इस फिलेरियोसिस का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या होगा, तो एक बार थोड़ा सा नजर डाल ही लेते हैं, एटलीस्ट कुछ पता तो चलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि असेसमेंट करेंगे। पहला असेसमेंट क्या होगा, मॉनिटर फॉर फीवर, स्वेलिंग, पेन एंड लिम्फेटिक डैमेज, इस चीज का जो असेसमेंट करेंगे। सिम्टम्स रिलीफ करेंगे, जैसे कि एडमिनिस्टर करेंगे क्या क्या मेडिकेशन लाइक DEC, NSAIDs, और अप्लाई करेंगे कोल्ड कंप्रेसेस को। ठीक है, स्किन केयर करना है, क्लीन अफेक्टेड एरिया को क्लीन करना है, एंटीसेप्टिक का यूज करना है, कीप स्किन हाइड्रेटेड।
स्किन को हाइड्रेटेड रखना है। लिम्फेडेमा केयर क्या करना है, एलिवेट करना है लिम्स को एलिवेट करके रखना है। अप्लाई करना है कंप्रेशन बैंडेज को अप्लाई करना है अगर जरूरत है तो। फिर क्या है, एडुकेशन देना है, टीच हाइजीन सिखाना है। मेडिकेशन एडहेरेंस एंड मॉस्किटो प्रिवेंशन को जो बताना है, क्योंकि अभी तुमको हुआ है, तुम्हारे फैमिली को भी हो सकता है, तो भाई तुम भी बचो और उसको भी बचाओ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट में क्या देखने को मिलता है, प्रोवाइड रेस्योरेंस एंड एड्रेस अपीयरेंस रिलेटेड कंसर्न। उसको बताना है कि देखो भाई बहुत को होता है, अब हो गया है, अब इसी के साथ जीना है, अगर ट्रीटमेंट होता है तो होता है, नहीं तो तुमको जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ना है और जो इसको संभालना है। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, इनकरेज करना है पार्टिसिपेशन को इन मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको एमडीए बोलते हैं। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना है, सभी को जो है ड्रग को बांटना है। एंड प्रमोट करना है प्रिवेंटिव हेल्थ प्रैक्टिसेस को। ओके, प्रिवेंटिव हेल्थ प्रैक्टिस को जो है प्रमोट करना है, सबको जाकर बताना है कि हम किस तरीके से इसका बचाव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और यहाँ पे कुछ प्रिवेंशन ऑफ फ्लेरेसिस देखते हैं कि आखिर किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। ओके, ये भी जरूरी है, प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे पहला तो होता है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, एनुअल यूज ऑफ डीईसी, लेवरमेक्टिन एंड एल्बेंडाजोल इन इंडेमिक एरिया। ये जो है इंडेमिक एरिया में जहां पे फैलने का चांस है, वहां पे जाकर के जो हमको यहाँ पे मास रूप से बांटना है। नेक्स्ट है वेक्टर कंट्रोल। वेक्टर कंट्रोल यूज इंसेक्टिसाइड, बेड नेट्स, रेपेलेंट्स एंड इलिमिनेट स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर को हटाना है, रेपेलेंट्स का यूज करना है, बेड नेट्स का यूज करना है। नेक्स्ट है पर्सनल प्रोटेक्शन। पर्सनल प्रोटेक्शन अपना कर रखिए। अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स, मॉस्किटो बाइट ना कर सके इसके लिए जो तुमको जो भी करना है करो। विथ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनो। एंड विंडो स्क्रीन में जो है क्या कर दो, स्क्रीन लगा दो। अपने जो है जो भी खिड़की है वहां पर जो स्क्रीन लगा देना है, ताकि जो मच्छर हमारे रूम के अंदर ना घुस सके। नेक्स्ट है कम्युनिटी अवेयरनेस, यहाँ पे फैलाना है, एडुकेट करना है एंटी फिलेरियल ड्रग्स का, मॉस्किटो कंट्रोल का एंड हाइजीन का बात जो है सबको बताना है। नेक्स्ट है अर्ली ट्रीटमेंट। अगर तुमको पता लग गया है तो अर्ली ट्रीटमेंट करो, जितना जल्दी हो सकता है। प्रॉम्प्टली ट्रीट इन्फेक्शन टू स्टॉप फर्दर ट्रांसमिशन। जो फैल गया वो तो फैल गया है, अब ज्यादा ना फैले उसके लिए तुमको ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट है सैनिटेशन। सैनिटेशन क्या करना होता है, कीप सराउंडिंग क्लीन टू प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग। चारों तरफ को साफ सुथरा रखो, क्योंकि अगर मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं करेगा तो तुमको चांस नहीं है, मॉस्किटो रहेगा तो दूसरे जगह से भी लाके तुमको पहुंचा देगा कि लो भाई हम वहां पे थे, अब मेरे पास भी आ गए हो, अब तुम्हारे शरीर में भी रहेंगे, राज करेंगे और कोहराम मचाएंगे। ओके, तो ये था फिलेरियोसिस, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी और बहुत ही इंटरेस्टिंग, देखने में मजा भी आया होगा, बहुत सारे पिक्चर भी यहाँ पे मैंने शो किया था। तो ये लेक्चर तुमको कैसा लगा, कितना मजा आया, क्या सीखने को मिला, अच्छा से नोट्स बनाओ। इस नोट्स को जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो नीचे कमेंट करो ये लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, और जो है शेयर करो अपने दोस्तों को जिसको समझ में नहीं आता है। ओके, और ना भी आता है तो भी उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।